इतिहास का सेकेंड लेसन है। इसमें इतिहास का विभाजन कितने प्राक-ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला प्राक-ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री, आधे ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री, इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य में घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल लिखित विवरण नहीं मिलता है, कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, उसे प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। आधे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उसे आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब ऐसी इतिहास में आते हैं जिसके लेख तो मिलते हैं, पढ़े नहीं जा सके। और प्राक ऐतिहासिक काल वो है जिसमें घटनाओं का कोई विवरण ही नहीं है, कुछ साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लेकिन आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं, उसके बावजूद पढ़े नहीं जा सके, उसको डिकोड नहीं किया जा सका है, तो वो आधे ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री में आता है। अब इसमें ब्लैक में संस्कृति है और बर्तन है, रेड कलर में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मालवा काला तथा लाल, ये संस्कृति है, काला तथा बुरजहोम धूसर, जोखे लाल, दक्षिण नवपाषाण काल चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण पूरा लाल। नेक्स्ट है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका, यानी तीसरा जो हिस्ट्री का विभाजन किया गया, जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। तो इतिहास उसे कहते हैं जिसका पूरा विवरण जो है लिखित रूप से उपलब्ध है, जिसको पढ़ा जा सका, लिख समझा जाता है, जिसे हम आजकल पढ़ते हैं। ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है या नोट है, 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था होमो सैपियंस का ज्ञानी मानव। नेक्स्ट है नाम तथा तिथियां। कुछ नाम है और तिथियां, जैसे पूरा पाषाण काल, यह 20 लाख वर्ष पहले से और 12,000 वर्ष पहले। आपको पता होगा कि ईसा मसीह के जन्म के पहले वर्ष उल्टा चलता है, 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक के काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। इस काल में 3 भागों में विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है, यानी मानव इतिहास की 99% कहानियां पूरा पाषाण काल में हुआ और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, क्या मिलते हैं, पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यावरणीय बदलाव। इस काल लगभग यह काल कहां से कहां, 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले, और वो चला था 20,000 वर्ष पहले से लेकर, पूरा पाषाण काल 20,000 वर्ष पहले से लेकर और 12,000 वर्ष पहले तक चला था। लेकिन मध्य पाषाण काल जो चला था वो 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष तक पहले तक चला था। इस काल के पाषाण यानी औजार जो थे, पत्थर के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता था। पाषाण मीन्स पत्थर होता है, पाषाण मीन्स क्या होता है, पाषाण मीन्स शाब्दिक अर्थ है क्या है, पत्थर होता है। तो लघु पाषाण यानी कि छोटे जो है, आमतौर पर जो हथियार होते थे बहुत छोटे औजार मिलते थे, औजार जो थे वो बहुत छोटे मिलते थे। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे, यानी मुट्ठे मतलब मुट्ठियां लगी होती थी। हंसिया और
आरी जैसा औजार मिलते हैं। यानी हसिया और औजार आरी के जैसा औजार मिलते हैं, और इस औजार में पत्थर के या फिर किसकी, लकड़ियों के मुठ्ठियां लगी होती थी, हड्डियों के मिलते हैं, सॉरी हड्डियों या फिर लकड़ियों के मिलते हैं, और जिसमें पत्थर के, यानी जो औजार था हड्डियों का या फिर लकड़ियों का बना होता था, और इसमें मुट्ठी जो लगे होते थे वो लकड़ी के लगे होते थे या फिर पत्थर के लगे होते थे। तो ये मध्य पाषाण काल था, और जो औजार होता था वो छोटा होता था, इसीलिए इसको लघु पाषाण काल कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट, लघु पाषाण काल किसे कहते हैं, मध्य पाषाण काल को कहते हैं, या माइक्रोलिथिक एज। नव पाषाण काल, नेक्स्ट है नव पाषाण काल। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। अभी हमने 20,000 से 12,000, 12,000 से 10,000 और 10,000 से पहले नव पाषाण काल स्टार्ट हुआ। इससे पहले हमने मध्य पूरा पाषाण काल 20,000 से 12,000, और मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000, और नव पाषाण काल 10,000 पहले शुरुआत होता है, 10,000 वर्ष पहले शुरुआत होता है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के ही मानव की जीविका का, यानी पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण काल या फिर पूर्व पाषाण काल के मानव की जीविका क्या थी, मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, मुख्य आधार शिकार था, शिकार। पूरा पाषाण काल आदि मानव क्या करते थे, मनोरंजन के भी साधन थे, यानी ये मनोरंजन के रूप में भी वही शिकार करते थे और जीविका भी शिकार ही था। अब कुछ रेड डॉट में दिखाया गया, जैसे मध्य पाषाण काल का एज के बारे में दिखाया गया। और नेक्स्ट बसने का प्रक्रिया, बसने की प्रक्रिया क्या हुआ, 12,000 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ, 12,000 वर्ष। नव पाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले हुआ, ये हम उसमें पढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ, तो ये रेड से इंपॉर्टेंट, जो कि बीच में भी पढ़ा हमने। नेक्स्ट टॉपिक है आग का आविष्कार। पूरा पाषाण काल में पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ, यानी आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल दो पत्थर के रगड़ने से प्रारंभ हुआ, और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाणिक पुरातत्व स्थल करनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाणिक पुरातत्व स्थल है, एक अलग अलग पुरातत्विक स्थल होता है, पूरा पाषाणिक पुरातत्व स्थल है करनूल, करनूल में है, जहां राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में अस्थायी, सब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से राख के अवशेष कहाँ मिले हैं। 4 पुरातत्विक स्थल देगा, जैसे करनूल गुफा दे देगा, मेहरगढ़, राखीगंगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो इस तरीके 4 ऑप्शन, मोहनजोदड़ो 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको करनूल गुफा पे टिक मारना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ये राख के अवशेष कहाँ मिले हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रक्रिया प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुआ। अस्थायी निवास में मानव की, जैसे खेती करना, मानव की खेती करना नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, तो अस्थायी निवास भी नव पाषाण काल में हुआ। जब अस्थायी निवास होगा तो घर का निर्माण होगा, परिवार का निर्माण होगा, कुछ जानवर भी पालना स्टार्ट करेंगे जैसे कुत्ता वगैरह, तो ये सब नव पाषाण काल में हुआ। धीरे धीरे मानव जो है कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया, अपना एक कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो नव पाषाण काल में ये सारी कहानी होती है कि अस्थायी निवास करने की, अस्थायी तभी निवास करेगा जब खेती होती थी, तो खेती को पकने का इंतजार करते थे, तो पकने का इंतजार करेंगे तो अस्थायी हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे तो बारिश होगी तो घर भी बनाएंगे, तो इस तरीके से वो अस्थायी निवास करते थे। मनुष्य में सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया गया। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे धातु का, हाँ, तथा और उसने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया, कुत्ते को बनाया, सबसे पहला जानवर कुत्ता बनाया पालतू। खेती किया, एक जगह बसा, कुत्ता आके कुत्ते को पालना स्टार्ट कर दिया, तो एक जगह कॉलोनी टाइप का बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरीके कुत्ता को पालतू बनाया है। सबसे पहला जानवर कुत्ता था। मनुष्य सर्वप्रथम तांबे का धातु का प्रयोग किया था। इसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। सबसे पहला औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। प्राप्ति का स्थल क्या है, जो कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है, सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी था। प्राप्ति का स्थल जो है अतरिपक्कम है, क्या है, अब ये क्वेश्चन पूछा अतरिपक्कम, यानी कुल्हाड़ी का अवशेष कहाँ मिले हैं, तो अतरिपक्कम में। केसी का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व
वही कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। यानी कृषि करेगा नवपाषाण काल में, ये सारी कहानियां, कृषि करेगा, कॉलोनी बनाएगा, घर बनाना स्टार्ट करेगा मतलब, और कृषि करेगा तो इस तरीके से, और कुत्ता जानवर पालना स्टार्ट करेगा, अस्थायी निवास, ये सब नवपाषाण काल के हैं। फिर पहिया बनाएगा, अनाज होगा तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन करेगा, तो ये पहिए की जरूरत पड़ेगी तो पहिया बनाया, ये सब नवपाषाण काल में, ऐसे लिंक करिएगा। तो नवपाषाण काल की ये सब घटनाएं हैं। प्राक-ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए, अब देखिएगा यहाँ पे नवपाषाण काल में खेती करना स्टार्ट हुआ, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व मानव ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, 8,000 वर्ष पूर्व। प्राक ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ पे है? मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में है, बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। तो मेहरगढ़, अब यही क्वेश्चन पूछ लेगा, मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ किस नदी के किनारे है? तो बोलन नदी के किनारे। कहाँ पर है मेहरगढ़? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। तो कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कृषि के लिए क्या है? कृषि के लिए, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या था? गेहूं था। पहली फसल इंसान ने गेहूं का उत्पादन किया, एवं जौ थी। यानी इंसान ने सबसे पहला फसल क्या उगाया था? वो है जौ और गेहूं। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। उगाया गया फसल तो गेहूं और जौ था, लेकिन प्रयुक्त मतलब खाने वगैरह में सबसे पहले प्रयुक्त हो, यानी खाने के लिए यूज किया गया वो चावल है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उगाया जौ और गेहूं, लेकिन खाया क्या? प्रयुक्त क्या किया? चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। तो मेहरगढ़ अभी पढ़े हैं, मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान बोलन नदी के किनारे। मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य सबसे पहले हुआ, और मानव ने कृषि 8,000 वर्ष पूर्व स्टार्ट कर दिया था। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है, का संबंध चावल के प्राचीनतम स्थल है। ये ऐसा प्राचीनतम स्थल है जहाँ पे चावल के दाने, पुरातत्व विभाग वालों को मिला चावल के दाने, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में चावल के साक्ष्य मिला। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिएगा अस्थायी जीवन, अभी हमने बोला कि अस्थायी जीवन, मानो कृषि कहाँ से स्टार्ट किया? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि करेगा, तो कृषि को पकने का इंतजार करेगा, कुछ समय लगेगा, तो वहाँ अस्थायी निवास करेगा। तो अस्थायी निवास जहाँ से वो खेती करना स्टार्ट हुआ, मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान, वहीं पे वो अस्थायी निवास का भी साक्ष्य मिलता है। वहीं पे मानव रुकेगा, खेती को उगाएगा तो कुछ समय लगेगा, तो उस समय के लिए वो ठहरेगा, वहाँ कॉलोनी बनाएगा। तो ये सारे साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। तो मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी का भी दफनाया गया। अब देखिएगा, बकरी का दफनाया गया, वहीं पे वो क्या करेगा? जानवर का भी जब रुकेगा तो जानवर भी, और कॉलोनी बनाएगा, और तो जानवर भी पालेगा, तो जानवर पालेगा, तो बकरी के साथ से दफनाया गया। पहले ये प्रथा थी कि मनुष्य को जानवरों के साथ दफनाया जाता था, तो बकरी के साथ दफनाया गया था। तो ये साक्ष्य बकरी के साथ दफनाने जाने का साक्ष्य कहाँ मिला? मेहरगढ़ से ही मिलता है, पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। अब कुत्ते के साथ दफनाने का, अब ये तो बकरी के साथ दफनाया गया, एक क्वेश्चन और आता है जो कुत्ते के साथ दफनाया गया, मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये था बुर्जहोम में, कश्मीर में बुर्जहोम में कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाया गया था। भारत के पूर्व प्रस्तर युग यानी पुरापाषाणिक काल के अधिकांश औजार पत्थर स्फटिक के बने थे, यानी पत्थर के बने थे पूर्व पाषाण काल के। भूगर्भ वैज्ञानिक के रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरातत्वकालीन औजारों का खोज की थी। तो भारत में जो पुरातत्वकालीन हथियार थे, औजार थे, उसकी खोज किसने की थी? तो भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणिक कलाकृति की खोज की थी। पल्लावरम नामक स्थान पर भारतीय पुरापाषाणकालीन कृति का खोज की थी। नेक्स्ट है भारत खोज की थी पल्लावरम पे। भारत के मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 आई में भारत के मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ई में
हुई थी। जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथिक की खोज निकाले। भारत में मानव के अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में मानव के अस्थि पंजर मतलब हड्डियों का जो ढांचा है, अस्थि पंजर हड्डियों की जो ढांचा है वो मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। तो ये भी मानव का अस्थि पंजर कब से प्राप्त होने लगता है? तो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता, अब नेक्स्ट है भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। नवपाषाणकालीन सभ्यता का आरंभ 4000 ईसा पूर्व हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर, भारत में कर रहा है, ये भारत के पुरापाषाणकालीन की बात कर रहा है, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। क्या था? सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो। असम के श्वेतंभ्रू गिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है, यानी कपि मतलब बंदर। मानवाभ कपि कौन सा है? एकमात्र है श्वेतंभ्रू गिवन, एकमात्र असम का है। असम का श्वेतांभ्रू गिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग तथा इनाम गांव ताम्रपाषाण युग या चैल्कोलिथिक युग का एक बड़ी बस्ती थी। अब कौन सा? इनाम गांव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनाम गांव किसके लिए फेमस है? तो ताम्रपाषाणकालीन या चैल्कोलिथिक एज की एक बहुत बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। जारवे, अब जारवे संस्कृति से किसका संबंध है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनाम गांव का, ये चालकोलिथिक एज का सबसे ताम्रपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम बस्ती है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। शिवालक की पहाड़ी से क्या मिलता है? जीवाश्म का क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है शिवालक की पहाड़ी से। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीवोल्ड कार्लाइल ने की थी। आर्कीवोल्ड कार्लाइल ने क्या की थी? शैल चित्रों का खोज की थी। नेक्स्ट है भीमबेटक, यानी भीमबेटका क्या है? भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरातत्व स्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाया गया शैल चित्रों और शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। आदिमानव ने इसको बनाया, शैल चित्रों और शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटक यानी भीमबेटका, इस चित्रों का पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल का समय का माना जाता है। ये चित्रों को जो भीमबेटका में मिलता है, भीमबेटका में, वो पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है कि ये शैल चित्र और शैल आश्रय वहां से लिंक हैं जो दोनों के काल के बीच का है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का प्राचीनतम चिन्ह है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के मानव के जीवन का प्राचीनतम चिन्ह है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यानी कभी कभी इसकी स्थिति पूछा, जैसे भीमबेटका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में कहाँ? रायसेन जिला में। यह अब्दुल्लागंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव, ये कहाँ? अब्दुल्लागंज के शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो विंध्य श्रेणी के दक्षिण किनारे पर है, के अंदर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया। तो इसको 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित कर दिया गया भीमबेटका को।
इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। और यूनेस्को ने कब किया? 2003 में विश्व धरोहर स्थल के लिए घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण, यानी भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। मनुष्य संबंधी सबसे पहला। अब इंपॉर्टेंट नोट है, भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। रिजले ने है। तो ये हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो रिजले के बारे में पढ़ेंगे, तो उसने सबसे पहले प्रजातीय विभेदीकरण किया जनसंख्या का।